हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गड्ढा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट एसके आर्या। जी हां, आज शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू हमें कैसे देना चाहिए, इंटरव्यू के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए हमारा क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए और इंटरव्यू के लिए हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ये वीडियो स्पेशली मैं उन बिगनर्स के लिए बना रहा हूं जो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फिर अपने इंटरव्यू को देना चाह रहे हैं और वो कई बार निराश हो जाते हैं कि उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके लिए भी मैं कई चीजें यहाँ पे शेयर करूंगा जो कि आपके इंटरव्यू में हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और एक मजे की चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपकी सारी चीजें कवर करने वाला हूं A to Z इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना ताकि आपकी सारी क्वेरी, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू क्यों जरूरी है या कौन लोग इंटरव्यू को फेस करते हैं। देखिए, इंटरव्यू एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है जो हर किसी की लाइफ में आता है। वो चाहे 10th पास आउट स्टूडेंट हो, 12th पास आउट हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, मास्टर्स कर रखा हो या हाईली क्वालिफाइड हो, यानी वो कहीं ना कहीं जॉब को पाने के लिए इंटरव्यू को फेस करता है। तो उस इंटरव्यू को फेस करने के टाइम पे उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। वो उनको समझ नहीं पाता कि उनको कैसे इजीली हमें हैंडल करना है। अगर किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले हमें ये पता हो कि हमारे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जा सकता है। तो इसी उस प्रिपरेशन को लेकर के यहाँ पे मैं कॉमन चीजें, कॉमन क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो हर इंटरव्यू में, हर टाइप के इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सीवी, रेज्यूमे एंड बायोडेटा। बहुत बार क्या होता है कि हम बिगनर होते हैं, हमें पता नहीं होता कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए हमें सीवी देनी चाहिए, कहां पर रेज्यूमे देना है और कहां पे बायोडेटा देना है। देखिए, तीनों ही एक जैसे दिखते हैं और तीनों में ही आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, बट तीनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने बायोडेटा से। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बायोडेटा से। बायोडेटा होता है क्या, इस टर्म को समझना जरूरी है। बायो का मतलब है बायोलॉजिकल डेटा, यानी उस पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए या उस पर्टिकुलर पर्सन का बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा का मतलब ये है कि उसकी बॉडी का कलर क्या है, उसकी बॉडी की हाइट क्या है, उसका चेस्ट क्या है, उसकी वेस्ट क्या है, उसकी कह सकते हो कि उसका फैट कितना है, उसका वेट कितना है, उसकी आईज का कलर कितना है, यानी ओवरऑल लगभग बायोलॉजिकल डेटा को हम क्या कहते हैं, बायोडेटा। ये कहां पर यूज होता है, मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है या फिर कहीं पे शादी की बात होती है तो वहां पर यूज होता है, या कभी कोई गुमशुदा की तलाश जब की जाती है तो इस तरीके की FIR के टाइम पे डेटा को, यहाँ पे डिटेल्स को शेयर किया जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की हाइट इतने फुट, इतने इंच है और काला शर्ट पहन रखा है। ये होता है बायोलॉजिकल डेटा। क्लियर, हम इसको यूज कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। मेडिकल्स के लिए हम जब भी किसी मेडिकल सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पर भी हमारा बायोडेटा लगता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत, हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये बायोलॉजिकल डेटा जितना भी होता है वो हमारा कहलाता है बायोडेटा। तो कुछ बिगनर्स क्या करते हैं, वो बायोडेटा लिख करके सबमिट कर देते हैं, जो कि एक तरीके से गलत है। सेकंड हम आते हैं रेज्यूमे पे। देखिए, रेज्यूमे और सीवी दोनों में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है कि बहुत बार हम रेज्यूमे सबमिट करते हैं, बहुत बार हम सीवी सबमिट करते हैं। तो हमारे लिए कौन सी चीज कहां पे सबमिट करनी है हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करें रेज्यूमे के। रेज्यूमे क्या होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम अपनी जॉब को या उनके पास किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है और वो नई टेक्नोलॉजी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी चीज में वो स्विच करना चाहते हैं या फिर एज अ फ्रेशर काम करना चाहते हैं, तो वहां पे उनको क्या देना होता है, रेज्यूमे। क्लियर, जब वो रेज्यूमे देते हैं तो उनमें सिर्फ लिमिटेड डिटेल्स होती है कि हाँ, यू आर अ फ्रेशर, यू हैव अ लिमिटेड डिटेल्स, you are to applying for particular this job. Clear? So this is resume for a freshers person. But CV like a curriculum vitae. यहां पर क्या होता है, एक पर्सन किसी प्रीवियस इंडस्ट्री में, प्रीवियस लोकेशन पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर चुका है, उसके पास एटलीस्ट हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की स्किल्स ना हो, बट उसके पास एथिक्स, मोरालिटी और बहुत सारी चीजें वो सीख के आता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस हम मेंशन करते हैं किसमें, सीवी में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कहां हमें सीवी देना है, कहां पे हमें रेज्यूमे देना है, कहां पे हमें बायोडेटा, ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास लैंग्वेज। जी हाँ, लैंग्वेज क्या होती है, जिस भाषा
में हम बात करते हैं, एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं, अपनी जानकारी, जो भी हमारे सामने पर्सन बैठा होता है, वो चाहे आपकी इंटरव्यूअर टीम हो या फिर आपका HR हो, कोई भी हो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, उससे हम किस भाषा में हमें बात करना चाहिए। हम लोगों का ये माइंडसेट होता है, ये हमारी मिथ होती है कि हमें इंग्लिश में अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करना चाहिए और इंग्लिश में उनसे कन्वर्सेशन करना चाहिए, अपनी डिटेल को प्रोवाइड करना चाहिए। बट डिफिकल्ट हो जाता है जब अगर आपको इंग्लिश ना आती हो, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट ना हो, या फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को बोलने में। वहां पर आप सोचते हो कि फॉर एग्जांपल मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूं, दिस इज या माय नेम इज शुभम कुमार, आई एम फ्रॉम लखनऊ, सो आई एम, मैं कंफ्यूज होता हूं मुझे क्या बोलना चाहिए। वहां पे हम कुछ फिलर्स को यूज कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं, कुछ पॉजेस ले सकते हैं। तो लैंग्वेज यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोशिश करो कि देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आज के टाइम पे कॉमन लैंग्वेज है, हमें इंग्लिश में अपना इंटरव्यू देना चाहिए। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको हमेशा अपना इंटरव्यू कोशिश करना चाहिए कि वो इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए और वो इजीएस्ट वर्ड और इजीएस्ट सेंटेंसेस को अपने इंटरव्यू के कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसमें जिनको बोलने में आप फ्लुएंट हो। फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज शुभम कुमार, आई एम फ्रॉम लखनऊ। अब मुझे इसके आगे नहीं पता है कि मुझे कैसे आगे बताना है, मेरी क्वालिफिकेशन कैसे बोलना है। सिंपल सा, आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड आई हैव डन माय बैचलर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड आई हैव गॉट, ये चीजें, मतलब जो वर्ड, जो सेंटेंस में आपको लगता है कि मैं इजीली इनको ग्रैब कर सकता हूं, इजीली मैं इनको मैं बोल सकता हूं, उन वर्ड्स को आपको चुनना है, उन सेंटेंसेस को चुनना है। किसी के पैराग्राफ को, किसी के फॉर्मेट को देखकर आपको रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे, वहां पर कोई भी चीज मिस कर जाएंगे, भूल जाएंगे, फिर आपको खुद से वर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, आप प्रॉब्लम फेस करोगे और आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दे नहीं पाओगे। पहली चीज, क्या हम अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। जैसे मैंने अपना इंटरव्यू स्टार्ट किया, माय नेम इज शुभम कुमार, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम डन मास्टर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड करंटली मैं जो भी बोल रहा हूं, अगर मैं अटक गया, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई गिव माय कैन आई टेल इन हिंदी, एक्चुअली आई एम फेसिंग, सीधा आप एकदम बिना हेजिटेट हुए, बिना किसी डर के आप सामने वाले से बोल सकते हो। वो भी समझ रहा है, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसे भी पता है कि जब आप उसके सामने बैठते हो तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेगेटिविटी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके उस टाइम पे आ रही होती है, जिनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अपना इंटरव्यू कोशिश करिए इंग्लिश में स्टार्ट करिए, नॉर्मल सेंटेंसेस को यूज करिए जिसको बोलने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर आपको पॉज लेना है तो आप पॉज लीजिए, जैसे कि माय नेम इज शुभम कुमार, आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड I have done my masters from this college and this university. So आप पॉज लेके एकदम रिलैक्स होकर के आप अपनी चीजों को डिलीवर करिए। आप टाइम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूटनी है कि आपको फास्टली चीजों को बोलना है या इंग्लिश के फ्लुएंट को बहुत स्पीड में दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम रिलैक्स होकर आराम से अपने कन्वर्सेशन को कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, लिसनिंग पावर हमारी लैंग्वेज में ही आती है, कई बार सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है इंग्लिश में जिसको हम प्रॉपर सुन नहीं पाते और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम नर्वस हो जाते हैं या घबरा जाते हैं कि हम क्या जवाब दें। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप श्योरली बोल दीजिए, सर सॉरी सर, एक्चुअली आई एम नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, प्लीज रिपीट अगेन। आप क्लियरली, आप रिलैक्स होकर आप उनसे बोल सकते हैं, तो वो आपकी इंग्लिश के लेवल को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को वो समझ जाएंगे और उस हिसाब से आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास ड्रेस कोड। बेसिकली ड्रेस कोड, कुछ लोगों का मानना है कि ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इंटरव्यू दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे अच्छा सा ब्लेजर पहन रखा है, टाई लगा रखी है, अच्छे से वेल सेटल्ड है, वेल ग्रूम्ड है, और मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, बट मेरा कन्वर्सेशन अच्छा नहीं है, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैं अच्छे से डील नहीं कर पाया, बात नहीं कर पाया, तो क्या मेरा ये ड्रेस कोड आपकी हेल्प करेगा इंटरव्यू में? नहीं। ड्रेस कोड एक तरीके का मिथ होता है। मैं समझाता हूं कि ड्रेस कोड का एक्चुअल में फंडा क्या है। देखो, हमारे पास कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। ये कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप एक मॉल में शॉपिंग करने जाते हो और आप ये सोचो कि हाफ लोअर और हाफ टी शर्ट में चले जाओ, वो भी बहुत गंदी हो, तो क्या वो वहां के गार्ड आपको अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए? नहीं। बट आप जा सकते हो, आपने तो कपड़े पहन रखे हैं ना। तो उसी तरीके से एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है हर एक काम को करने का। तो यहां पर कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करोगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं और बेटर निकल के आएगा, कहीं ना कहीं और अच्छा परफॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का ड्रेस कोड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और है कि मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कोई भी स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होता है कि आपको ब्लेजर ही पहनना है या फिर आपको ये ड्रेस पहनना है या ये कलर कोड पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो रिलायबल हो, जो भी आपके पास ड्रेस हो, आपको पहन के जा सकते हो। बस यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर वो मेल है
तो कोशिश करेगा कि वो दो कलर्स को ही फॉलो करे। दो कलर्स का मतलब है फॉर एग्जांपल ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, यानी मल्टीपल कलर्स नहीं होने चाहिए उसके शर्ट या पैंट में, या वो जिसने भी जो ड्रेस पहन रखी है। अगली चीज, अगर आप यहाँ पे टाई को इन्वॉल्व करते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप यहाँ पे टाई को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो टाई अगर आप पहन रहे हो तो आपकी यहां से टाई यहाँ पे लॉक होनी चाहिए, और ये आपकी जो बटन है, कई बार क्या होता है हम ओपन करके जाता है सर गर्मी बहुत हो रही है, तो ये एक मैनर अच्छा नहीं है। आपका जो बटन है ऊपर तक लॉक होना चाहिए। अगर आपने टाई लगाई है तो टाई यहां तक पूरी यहाँ पे टाइट होनी चाहिए। क्लियर। अब फीमेल्स की बात करते हैं। देखिए फीमेल्स के पास दो चॉइसेस होती हैं। पहला होता है फॉर्मल, यही सेम चीज, यानी सेम चीज में क्या आता है, यही फॉर्मल दो कलर्स, यानी शर्ट पैंट, यानी कोई भी फॉर्मल चीज है, फॉर्मल कपड़े को पहन सकते हैं, बट कलर हमारे क्या होने चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए एक डार्क वेरिएंट और एक लाइट वेरिएंट, यानी दो डिफरेंट कलर होने चाहिए। इसके अलावा तीसरा हमें यूज नहीं करना है। बट गर्ल्स के पास यहाँ पे, फीमेल्स के पास दो चॉइस होती है। जैसे बॉयज के पास यहाँ पे फॉर्मल का ऑप्शन है, गर्ल्स के पास भी यहाँ पे फॉर्मल का ऑप्शन रहता है, बट इसी के साथ साथ वो सूट और साड़ी को प्रिफर कर सकती हैं। ठीक है। अब जब सूट और साड़ी में आती हैं तो यहां पे उनके कलर की चॉइस हो जाती है 3। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने सूट सलवार पहन रखा है तो उनके पास जो दुपट्टा होगा वो डिफरेंट कलर का चल सकता है। तो यहां पर उनको जो कलर्स की प्रायोरिटी दी जाती है वो 3। बट इसके अलावा मैक्सिमम हमें यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप जीन्स टॉप में जा रहे हो या ऐसा नहीं। तो एक इंटरव्यू का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, हमें उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और मुझे बतानी है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सीवी, रेज्यूमे, आपने जो भी अपने अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स को आपने यहाँ पे जनरेट किया है, आप खुद से उससे टाइप करिए, खुद से एक एक वर्ड का मतलब समझिए। ऐसा ना हो कि आपने साइबर कैफे, आपने किसी फ्रेंड से कह के अपनी सीवी बनवा ली और उसके अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनका मतलब ही आपको नहीं पता। इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि ये जो आपने लिख रखा है क्या ये आप इसे समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मुझे पता ही नहीं। अगर ऐसा आप करवा रहे हैं आफ्टर मार्केट या किसी मार्केट से आप बनवा रहे हैं सीवी, रेज्यूमे, तो प्लीज उसको, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसको ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में, और उसको हिंदी में अच्छे से समझ लीजिए कि वो सीवी में लिखा क्या है। क्योंकि आप जो सीवी शेयर कर रहे हैं सामने वाले को, उसके पास आपका सारा डेटा है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि उसमें लिखा क्या है और हमें उसी के हिसाब से आपके जवाब देने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है नर्वसनेस, शाइनेस और हेजिटेशन। ये कहां पर आती है, कब शुरुआत होती है इसकी, चलिए इसको हम समझते हैं। हमारे इंटरव्यू के सेशन में एक आता है टाइम, एक आता है पीरियड, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड या फिर गोल्डन टाइम। ये होता क्या है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गोल्डन टाइम, बेसिकली गोल्डन टाइम हम उस टाइम को बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत लकीली टाइम होता है, जिसमें सारे काम हमारे अच्छे हो रहे होते हैं। बट इंटरव्यू के टाइम पे जो गोल्डन टाइम है एकदम अपोजिट काम करता है। कैसे, वो समझते हैं। देखिए गोल्डन टाइम आपका शुरू कहां से होता है, आपने अपने इंटरव्यू के लिए सीवी, रेज्यूमे आपने फॉरवर्ड कर दिया, जिस टाइम आपको कॉल या मेल आती है उस दिन से लेकर के आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। उसके बाद ये काम कैसे करता है अपोजिट, हमें ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डेट दी गई कि मान लीजिए मुझे कहा गया कि आज आपको 10 बजे इंटरव्यू देने आना है, मॉर्निंग में 10 बजे आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, सुबह के 10 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ठीक। तो पहली चीज ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब आपको मेल या कॉल आती है। आपका टाइम दिया गया आपको 10 बजे का, आपको पंक्चुअल रहना है अपने टाइम पर। 10 बजे का मतलब है आप कोशिश करिए 10-5 मिनट आप पहले ही पहुंचिए अपने इंटरव्यू के हॉल में या सेशन में, जहां पर भी आपको बुलाया गया है। तो अगर आप किसी रीजन से आप पंक्चुअल नहीं हो पाए, किसी रीजन से आप वहां पे टाइमली पहुंच नहीं पाए, मान लीजिए मुझे बुलाया गया और मैं ट्रैफिक की वजह से मैं यहाँ पे आधे घंटे लेट पहुंचा, तो सभी आपके जैसे बहुत सारे इंटरव्यूअर बैठे होंगे, सॉरी आपके जैसे बहुत सारे पर्सन होंगे जो इंटरव्यू देने आए होंगे, तो सभी को टाइम स्लॉट दिया जाता है। अगर आप नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कोशिश करिए आप पंक्चुअल रहिए, टाइम पे रहिए। अगर मान लीजिए लेट हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 मिनट्स लेट हो गया, तो वहां पर जाके वहां के जो स्टाफ है, वहां के जो मेंबर्स हैं, उनसे पोलाइटली बोलिए कि सर आई एम लेट ड्यू टू ट्रैफिक इशू या ड्यू टू दिस इशू। आपका जो भी इशू है आप उन्हें बताइए कि सर इस रीजन से मैं लेट हो गया, प्लीज शेड्यूल माई इंटरव्यू इफ पॉसिबल, अदरवाइज आई एम वेटिंग। आप जैसा बताइए मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूं। तो उनको ये रिमाइंड करा दीजिए कि आप वहां पे आ गए हैं, पहली चीज। अब जब आप वहां पे आ जाते हैं, आपके उसी जहां पे जिस हॉल में आपको बिठाया जाता है, उन्हीं जो भी पैनल होता है, पैनल अभी आपको डिटेल में समझाएंगे,
उस पैनल का एक मेंबर होता है जो आपके बीच में बैठा होता है या आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहा होता है आप क्या हरकतें कर रहे हैं, आप किसी से कॉल पे किस तरह से बात करते हैं, आपका मूवमेंट क्या है, आपकी बॉडी का, आपका आई कांटेक्ट क्या है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी को आप अजीब तरह से देख रहे हैं या फिर आप किसी को अजीब तरह से बात कर रहे हैं या कोई गलत टोन में आप बात कर रहे हैं, आपका मॉड्यूलेशन कैसा है बात करने का, आपका फ्लो कैसा है, आप एकदम स्ट्रिक्ट होके बैठते हैं, स्माइल के साथ बैठते हैं, यानी हर एक चीज आपकी ऑब्जर्व की जाती है। यहीं से आपका सिलेक्शन करना है कि नहीं, यहीं से सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आप जहां पर बैठे हैं आप एकदम नॉर्मल बैठिए, एकदम रिलैक्स होके बैठिए और कोई भी हड़बड़ी या कोई टेंशन या कोई डिप्रेशन या कोई नेगेटिविटी ऐसा आपको फील आपके चेहरे से नहीं होना चाहिए कि आप बहुत परेशान हो या बहुत नीडी हो इस जॉब के, ऐसा कुछ आपके फेस पे नहीं दिखना चाहिए। वरना जो सामने वाला टीम होता है या सामने वाले जो पर्सन होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले होते हैं वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब ये चीज नर्वसनेस और शाइनेस और हेजिटेशन आपके ये दूर कैसे करेंगे, आपके अगल बगल जो मेंबर्स बैठे हैं, कई बार लीजिए मैं फ्रेशर हूं और मेरे बगल में जो पर्सन बैठा है वो बहुत एक्सपीरियंस है, तो पहले से ही मेरे अंदर नर्वसनेस, घबराहट, हेजिटेशन शुरू हो जाती, यार ये तो बहुत एक्सपीरियंस है और मेरा तो सिलेक्शन पक्का यहां नहीं होने वाला। हम ऐसा सोच लेते हैं, पक्का ही पक्का नहीं होगा हमारा सिलेक्शन क्योंकि इतना एक्सपीरियंस बंदा बैठा है, इसका हो जाएगा। तो ये सब नहीं सोचना है, आप उससे बात करिए, हेलो सर आप कहां से हैं, मैं यहां से हूं, अच्छा आपको कितने साल का एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या सीखा, ओके इट्स फाइन। आप उससे सजेशंस ले सकते हो कि सर मुझे क्या करना मेरे लिए बेटर होगा, आप उससे नॉर्मली बात कर सकते हो। बट अपने इंटरव्यू के टाइम पे ये मत सोचिए कि वो पर्सन बहुत एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होने से क्या होता है, देखिए हमें नीड किसकी है, मैन पावर की। मैन पावर के लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो फ्रेशर्स को क्यों रिक्रूट किया जा रहा है, क्योंकि हमें मैन पावर चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन है या फिर उसे मेरे से ज्यादा अच्छी नॉलेज है, इन सब चीजों को लेकर नहीं सोचना, आप एकदम रिलैक्स होके जाइए इंटरव्यू में। तो यहीं से हमारा नर्वसनेस शुरू हो जाता है कि सामने वाला डरा देता है, यार वो बहुत एक्सपीरियंस है या वो पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, यहाँ पर जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था 1 से लेके 5 पॉइंट तक, ये हमारे बिफोर इंटरव्यू के हैं, यानी इंटरव्यू देने से पहले हमें क्या तैयारी करनी है बिफोर इंटरव्यू। और उसके बाद से ये जो 3 पॉइंट मैंने अलग से बनाए हैं, ये पॉइंट है बिटवीन इंटरव्यू, यानी आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या चीजें मैनेज करनी है। क्लियर, यानी ये है आपका बिटवीन इंटरव्यू। तो या फिर कह सकते हैं कि अब जब इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये प्रिपरेशन हमें कब करनी है, इंटरव्यू शुरू होने से पहले या इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने से पहले ये सारी प्रिपरेशन हमें करनी है कि क्या ड्रेस कोड पहन के जाना है। ऐसा नहीं कि हमारा कल इंटरव्यू है तो अरे यार तो शर्ट मेरा धुला रही है, चलो जो मिल रहा है वही पहन लेते हैं, कई बार हम ऐसा ही करते हैं। तो बट इसके लिए पहले से आपको प्री प्लान होना पड़ेगा कि आपको क्या पहन के जाना है, किस ड्रेस कोड में जाना है, क्या चीजें आपको साथ लेके जानी है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज, नर्वसनेस आपको समझ में आ गया, हेजिटेशन आपको समझ में आ गया क्यों हमारी लाइफ में आता है। देखिए हेजिटेशन, नर्वसनेस वहां पे आती है जहां पे हमें कोई चीज चलानी नहीं आती, कोई चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हर पर्सन को प्रॉपर नॉलेज किसी भी टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड की नहीं हो सकती। पहली चीज, कोई कितना भी एक्सपीरियंस उसमें गेन कर ले तब भी कोई ना कोई कमी उसके अंदर रहती ही रहती है। तो ये चीज मत सोचिए कि मुझे तो यार इस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं। जितनी आपके पास है आप उतनी शेयर करिए कि हाँ सर मुझे इतनी नॉलेज है, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं अपनी नॉलेज को इंप्रूव करके आपके लिए मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, गेस्चर। जी हाँ, ये जेस्चर क्या होता है, आपकी बॉडी जेस्चर्स की मैं बात कर रहा हूं। आपका मूवमेंट कैसा है, आप किस तरह से देखते हो लोगों को, आपका देखने का नजरिया क्या है, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, यहाँ पे मैंने देखिए ये ओवरऑल बॉडी गेस्चर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने 2 चीजों को अलग कर दिया है, बॉडी, हैंड और आई। बॉडी का मतलब ये है कि आप जब जाते हैं अपने इंटरव्यू हॉल में, सबसे पहले आप कोशिश करिए, जैसे ही आपको इनवाइट किया जाता है कि प्लीज डियर शुभम कम इन हॉल या कम इन साइड, तो आप जैसे ही आप जाते हैं अंदर तो वहां सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उनसे पूछिए कि सर मे आई कम इन सर। आप पहले उनसे रिक्वेस्ट करिए, ऐसा नहीं कि बिना बोले आप चले जाइए, यहाँ से आपको जज करना शुरू किया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे, इससे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आपसे उनको रिक्वेस्ट करना है कि सर मैं कम इन में अंदर आ जाओ। तो बॉडी की यहाँ पे बात हो रही है कि आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से आपका बैठने का तरीका क्या है। कई बार क्या होता है हम पैर फोल्ड करके बैठे हैं या फिर एक टेक लेके बैठे हैं, तो ये सब चीजें हमें बॉडी लैंग्वेज के अंदर ध्यान रखनी होती। आप एकदम स्ट्रेट बैठिए,
रिलैक्स होके बैठिए, जिस चीज में आप कंफर्टेबल है, पैर को आपको जोड़ के बैठना है या फिर पैर को खोल के बैठना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, बट आप रिलैक्स मोड में बैठिए। हर बार आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सबसे पहले झुक के बैठे, फिर स्ट्रेट हो गए, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, तो ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आप एक रिलैक्स मोड में बैठिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। सेकंड हमारे पास है हैंड और आई। देखिए, जब भी हमारा इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपसे जब कोई क्वेरी की जाए तो आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, अपने हाथों का कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे पूछा गया कि ये बताइए क्या होता है, या मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वहां पे हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। मुझसे पूछा गया कि आपकी स्कूलिंग कहां से हुई, तो सिंपली मैं बताऊंगा कि मेरी स्कूलिंग यहां से हुई। बट अगर आपको वो कोई टॉपिक देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको टॉपिक दे दिया, कहा कि प्लीज डिफाइन कंप्यूटर, तो अब जब किसी टॉपिक को आप इलेबोरेट करेंगे, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वहां पर अपने हाथों के गेस्चर्स को, अपने हैंड गेस्चर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई एम सेइंग अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच हेल्प अस टू डू समथिंग, कोई भी चीज मैं वहां पर डिलीवर कर रहा हूं, तो वहां पर आप अपने हैंड गेस्चर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट लिमिटेड। ऐसा भी ना हो कि आपके हैंड गेस्चर्स बहुत ज्यादा हो और आपकी डेफिनेशन है, आपका कंटेंट कम हो, तो उससे रिलेटेबल आप थोड़े से मूवमेंट आप उसमें यहाँ पे कर सकते हैं, वो कि गलत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, यहाँ पे मैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा जो हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं कि एक इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस और हमारे पास पूछे जाते हैं या फिर क्या कन्वर्सेशन में हमसे डिस्कशन किया जाता है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस डिपार्टमेंट के लिए जहां पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लें कि वो कॉलेज या वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन कब बना और इसके फाउंडर कौन है, किस ईयर में ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था, और वहां पे या उस कंपनी में किस टाइप का काम होता है, कितने टाइप की जॉब रोल है वहां पे, तो ये सब आप पता कर लें। इसी के साथ साथ आपको एक चीज और पता करनी है कि करंट टाइम पे वहां के एम्प्लॉय की सैलरी क्या है। आपको पता कैसे करना है, वहां पर आपको जाना है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, सर्च करिए। आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन या फिर कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा कांटेक्ट में आपको पर्सन मिल जाएगा जो वहां पे ऑलरेडी इंगेज हो गया है, जॉब कर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, उससे थोड़ा सा हाय हेलो करना है, बातचीत करना है, उससे थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है कि उस कॉलेज का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वर्किंग कल्चर कैसा है, कैसी चीजें हैं, क्या सैलरी आती है, क्या टाइम से सैलरी मिलती है, कितनी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, क्या वहां का है, तो थोड़ा सा आप डिटेल आप ले सकते हैं। ये अभी बताऊंगा आगे, क्योंकि इसका क्या हेल्प मिलेगी इससे आपको ये पता करने से। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप सभी को पता है कि हर इंटरव्यू में आपसे पूछा था कि प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको अपनी जानकारी अपने विषय में बताना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो सीवी हम या फिर जो रेज्यूमे हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें ऑलरेडी हमारी सारी डिटेलिंग होती है, नाम, क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, हैबिट्स, स्ट्रेंथ, यानी जो भी हमारा एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आर मेंशन्ड इन दी आवर सीवी। सो व्हाई हमें रिक्वायरमेंट क्यों है कि जब सीवी में सारा डेटा ऑलरेडी फिल्ड है तो हमें वो सेम चीजें रिपीट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम यहां पे आती है। तो कुछ लोग के मन में होता है कि जब हमने सीवी में सब कुछ लिख के दे दिया तो हम इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें इन्वॉल्व क्यों करें, और कुछ लोग सोचते हैं कि हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये समझते हैं। आप अपने सीवी या रेज्यूमे में उस चीजों को डिटेल्ड वे में लिखते हो कि फॉर एग्जांपल आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम दिस कॉलेज फ्रॉम दिस कॉलेज इन दिस ईयर एंड गॉट दैट परसेंट। क्लियर? तो आपने वहां पे मेंशन किया कि इस कॉलेज से आपने ये किया है, बट आप जो अपना इंट्रोडक्शन देते हो वहां पे बोलते हो कि आई एम, आपको वो कंटेंट इन्वॉल्व करना है जो आपकी सीवी में मौजूद नहीं है। उन्होंने कई बार क्या होता है कि आपसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो हम लोग क्या करते हैं, माय नेम इज ये और मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैंने स्कूलिंग यहाँ से करी, मैंने ग्रेजुएशन वहां से किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपसे वो पूछ ही नहीं रहे, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। अभी आपकी क्वालिफिकेशन की उन्होंने बात ही नहीं करी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि सीवी में सारी चीजें मेंशन्ड है, तो हम जो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि सर माय नेम इज शुभम कुमार, आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड करंटली आई एम बेसिकली लुकिंग अ न्यू जॉब। अगर आप कोई भी चीज आप वहां पे यूज कर सकते हो कि आपको वो चीजें, वो एलिमेंट इन्वॉल्व करने जो आपकी सीवी में मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे मेंशन कर दिया सारी डिटेलिंग, आप एक ब्रीफ में बताओगे कि हाँ आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम दिस कॉलेज,
आप एक शॉर्ट नोट यानी शॉर्ट ब्रीफिंग करोगे, बहुत डिटेल में आपको नहीं बताना है कि मैंने इतने % मुझे मिला, इस बोर्ड से मैंने पास किया, ये सब चीजें डिटेल में नहीं बताना, ये सब डिटेलिंग ऑलरेडी आपकी सीवी में मौजूद है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं और कुछ ऐसे कीवर्ड या कुछ ऐसे पॉइंट देते हैं जिससे सामने वाला जज करे और उन कीवर्ड को पकड़ के हमसे क्वेश्चन पूछना शुरू करे। जैसे मैंने बोला कि आई हैव एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सो आई एम बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सो अब उनको एक कीवर्ड मिल गया, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो वो उस इंटरव्यू को ब्रेक करेंगे, बीच में रोकेंगे, आपको इंटरप्ट करेंगे और आपसे वहीं से क्वेरी करना शुरू कर देंगे। तो यानी इंपॉर्टेंट ये है कि जो कीवर्ड हम बोलते हैं उसी कीवर्ड से वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं उनका माइंड मेकअप पहले से नहीं होता कि हमें यही क्वेश्चन करना है। तो हम क्या करते हैं, जो बात हम बोल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो वर्ड चुनिए जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली कि इंटरव्यू के टाइम पे हमें वो इजीएस्ट वर्ड बोलने हैं जो हमें बहुत अच्छे से पता हो। ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू डू जॉब? आप जॉब क्यों करना चाहते हैं? तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि सर करना है, फैमिली प्रेशर है, या फिर सर बस कुछ ना कुछ XYZ एक्सक्यूज। नहीं, आपको टेक्निकल आंसर देना है, यानी टेक्निकली साउंड होकर आंसर देना है कि व्हाई डू यू वांट टू डू जॉब, आप जॉब क्यों करना चाहते हो। एक सिंपल सा आप सोल्यूशन दे सकते हो, सिंपल आंसर कि सर आई एम नाउ ग्रेजुएट, I feel that I am able to do this job, या I am able, या I am fit for this job, that's why I am looking a new job, या I am looking job। मैं इस चीज के लिए काबिल हूं, मैं लायक बन चुका हूं, इसलिए मैं जॉब करना चाहता हूं। आपको यहां ये नहीं बताना है कि सर मुझे नीड है, या मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है इसलिए जॉब करना, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं देने। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई हायर यू? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन, जब हमसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हैं, यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं, या तो आप फ्रेशर हो सकते हैं या फिर कहीं ऑलरेडी पहले से आप जॉब कर रहे होते हैं। सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं, आप कहीं पे अगर जॉब कर रहे होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो आपको वहां के वर्किंग कल्चर या वहां की नेगेटिविटी को आपको यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कराना है, उनको पॉइंट नहीं करना है, उनको गिनवाना नहीं है। आपको सिंपल सा एक सटीक टेक्निकल आंसर देना है कि सर या मैम, मैं पहले वहां पे रहता था, वहां से वो कंपनी या वो कॉलेज या वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे घर के पास में था, लेकिन अभी करंटली मैं यहाँ पे स्विच हो गया हूं, तो मेरे डिस्टेंस इश्यू है, इस वजह से मैं अपनी जॉब को स्विच करना चाहता हूं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हम नेगेटिव पॉइंट को कभी भी एक्सप्लोर या डिस्कस नहीं करते। मे भी हो सकता है कि जो आपको रिक्रूट कर रहा हो उसी का कोई टीम मेंबर उस कंपनी में हो, तो आपका एक बैड इंपैक्ट जाता है। क्लियर। जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई शुड आई हायर यू, तो वो आपको क्यों हायर करें, तो यहां पर आपको सिंपल से बोलना है कि सर आई एम एबल, आई एम फिट पर्सनैलिटी फॉर दिस जॉब रोल। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, या फिर मुझे लगता है कि ये कैपेबिलिटीज है मेरे अंदर कि इस जॉब को करने में मैं फिट हूं, और इसी के साथ साथ मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता हूं। मुझे जानकारी इस फील्ड की या इस विभाग की अच्छी है, लेकिन मैं इसमें और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करना चाहता हूं और अच्छे से इसको लर्न करना चाहता हूं, इसलिए जॉब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस जॉब को करूंगा तो मैं और अपनी स्किल्स को एनहेंस कर पाऊंगा, इस रीजन से मैं जॉब करना चाहता हूं। अब आपको ये नहीं बताना है कि सर नीड है, सर जॉब छूट गई मेरी, या सर कहीं जॉब मिल नहीं रही है, तो इस तरीके के एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। क्लियर। तो ये आपको क्या बताना है कि मैं इसके लिए लुक हूं, या फिर मुझे अपनी स्किल्स को एनहांस करना है, तो आपको टेक्निकल आंसर देना है। क्लियर। अब अगर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, चेक योर स्पोकन एबिलिटी। देखिए ये कब आता है, ये समझने के पहले हम ये तीन चीजों को समझते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग की 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, अगर इन चारों में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर इन्हीं चारों में किसी भी पर्टिकुलर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस गए हैं, तो यानी आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, हो सकता है आप ना सिलेक्ट किए जाए। कैसे, इसको मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करूंगा, बट उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा चेक योर स्पोकन एबिलिटी। इन 3 क्वेश्चंस में आपने जब अपना आंसर दिया, हो सकता है कि आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी, या आप जो बात कहना चाह रहे थे वो खुलकर कह नहीं पाए, या फिर कई बार होता है कि हम अपने इंटरव्यू में अपना जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो हम रट के जाते हैं और वहां जाके सब गुड़ गोबर कर देते हैं, सब मिक्स कर देते हैं और सब गड़बड़ हो जाती है चीजें। फिर भी वो आपको एक लास्ट टाइम देते हैं जहां पर आता है चेक योर स्पोकन एबिलिटी। तो वो क्या करते हैं, आपको एक कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, जो चीजें आपको बखूबी आती है, बस वो आपके लेवल को चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन कर दिया कि टेल मी योर डेली शेड्यूल। आप अपनी दिनचर्या में या दिन भर में क्या काम करते हो वो आपको बताना है।
ये आपसे इंग्लिश में पूछ लेंगे, आपको इसको इंग्लिश में जस्टिफाई करना होगा। या फिर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, आपने अपना लास्ट रविवार किस तरह से स्पेंड किया, आपको वो बताना होगा। या फिर विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट टाइम, कौन सी मूवी को आपने लास्ट टाइम देखा था। अच्छा, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे यही क्वेरी की गई और आपने रैंडम कोई ऐसी मूवी का नाम ले लिया जो आपने रिसेंटली देखी है। अब आपने मूवी का तो नाम बता दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया हनुमान मूवी कि मैंने भी रिसेंटली हनुमान मूवी देखी है, बट मुझे ये नहीं पता है कि उस मूवी का डायरेक्टर कौन है, उसमें एक्टर कौन है, उसमें लीड रोल किसने किया है और उस मूवी की स्टोरी क्या है। तो वो आपसे उस मूवी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं और वो सब कुछ आपको इंग्लिश में बताना होगा। तो अगर इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं या टैक्टिक क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनको टैक्टिकली हैंडल करना होगा। आप ऐसी चीज बताइए जो चीज आपको बहुत अच्छे से याद है, कोई ऐसी इंसिडेंट या कोई भी चीज आपको याद है वो बताइए और उसको फ्लुएंट इंग्लिश में एकदम फ्लुएंटली आप स्पीक करिए यानी बोल दीजिए। क्लियर। अभी हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास तब आएगा, मैंने अभी समझाया, अगर हम चारों चीजें हमारी कंफर्म होंगी, परफेक्ट होंगी, आप चारों में अगर क्वालिफाई कर लेंगे तब आपसे फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, यानी आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। अब ये मैंने कहा था प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे, कैसे, इन्हीं 4 पेजेस में अगर आपके साथ उनको लगा कि आप लायक नहीं हो या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो तो वो आपसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, सॉरी। वो आपसे बोलेंगे कि सर मैम आप प्लीज वेट करिए या फिर हमारे कॉल का इंतजार करिए, हम आपको कॉल करके कंफर्म करेंगे, जो कि कॉल कभी नहीं आती। अगर सिलेक्शन होना होता है तो इन 4 क्वेश्चंस के बाद फाइनली हम फिफ्थ क्वेश्चंस पे आते हैं, तुरंत आपकी सैलरी डिसाइड होती है। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको बोला गया कि आप वेट करिए, आपको कॉल आएगा, आपको मेल आएगा, तो ऐसा होता नहीं है। केवल ऑफर लेटर, ये फिफ्थ पॉइंट के बाद 5वें क्वेश्चन के बाद आपको ऑफर लेटर जरूर आता है, बट इन 4 स्टेप्स में अगर आप कहीं डिस्क्वालीफाई हो गए तो अगर वो आपसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने आए और आपसे कह दिया कि सॉरी यू आर डिस्क्वालीफाइड, तो आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, कि आप बहुत टेंशनाइज्ड हो जाओगे। इसलिए कोई भी आपसे डायरेक्टली नहीं कहता और आपसे कह दिया जाता है कि प्लीज वेट करिए कॉल का, या फिर आप बाहर वेट करिए, जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा कॉल करके, मेल करके, तो इसलिए आपको भेज दिया जाता है। बट आप ये चारों क्वालिफाई कर लिए, देन आप आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, हम कैसे अपनी एक्सपेक्टेशंस बता सकते हैं, क्योंकि आई एम तो फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूं, तो फ्रेशर को हो सकता है कि करंट सैलरी इस फ्रेशर की 30,000 रुपए चल रही है, बट मैंने आज तक कभी जॉब की ही नहीं, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं 30,000, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मैं क्या बताऊं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आपको करंट सैलरी, मैंने कहा था ना, उस ऑर्गेनाइजेशन की करंट सैलरी क्या है पता कर लेना। फॉर एग्जांपल करंट टाइम पे जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो 35,000 है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, 35 से कम लेना या 35 से ज्यादा लेना। देखिए हम सेम प्रोफेशन पे हैं, सेम डेजिग्नेशन पे हैं, तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि आप एक्सपीरियंस हो तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, इससे कोई मतलब नहीं। एग्जांपल के लिए एक कोई भी हॉस्पिटल ले लेते हैं, हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर है, तीनों सेम पोजीशन पे, एक ज्यादा काम करता है, 2 कम काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको सैलरी कम मिलेगी, जब सेम डेजिग्नेशन पे तो सैलरी इक्वली मिलेगी। क्लियर। तो वैसे ही यहां पर भी है, अगर हमने कहा करंट सैलरी हमारी 35,000 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उनसे बोलेंगे कि हमें पता है कि हमारी करंट सैलरी क्या चल रही है, तो हम उनसे ये बोलेंगे कि सर आई एम अ फ्रेशर बट आई एक्सपेक्टेड 33 प्लस 32 प्लस, मतलब एग्जैक्ट 35 भी नहीं बोलना है और एग्जैक्ट मतलब आपको उसी जो करंट सैलरी है उसके आसपास रहना है। अगर आपने यहाँ पे बोला कि 33 प्लस, फॉर एग्जांपल 33 प्लस, तो वो पूछेंगे कि 33 प्लस में कितना, तो आप बोल दो कि सर आई एम अ फ्रेशर, आई डोंट हैव एनी आइडिया बट आई एक्सपेक्टिंग 33 प्लस, तो वो आपको हो सकता है 35 भी दे दे या हो सकता है कि 32 भी आपको दे दे, आपको कम करके भी दे दे, बट आपका एक एग्जैक्ट आपको अनुमान तो है कि हाँ मुझे 30 के अबव या 30 के आसपास सैलरी रखनी है अपनी। अगर आपको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, आपने कहा सर आई डोंट नो एक्चुअली आई एम फ्रेशर, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी जो भी आप मुझे दोगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा, तो उन्होंने कहा ओके 18,000 डन, यस सर ओके फाइन, हम तो फ्रेशर है, हमें पता ही नहीं, हमने 18,000 में डन कर लिया। जब ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हमसे भी चीपेस्ट लोग पड़े हुए हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनकी सैलरी 40,000 है। तो बात समझ में ही, करंट सैलरी में क्यों पता होना चाहिए। अभी मेरे लास्ट 2 सजेशंस हैं आप सभी के लिए। देखिए पहली चीज क्या है कि अगर जो हम इंटरव्यू में जाके डरते हैं, उस डरने का रीजन क्या है, जो हमारा इंटरव्यू का पैनल होता है, इस पैनल में कितने मेंबर होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली जो आपको कॉल करता है वो कौन होता है, एचआर। एचआर आपके इंटरव्यू में शामिल होगा,
दूसरा कौन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर या उस कंपनी का डायरेक्टर। क्लियर, यानी या फिर कोई सीनियर अथॉरिटी भी हो सकती है। इसके अलावा कौन होगा, देखिए अब वैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, तो उस 4 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, या फिर एचओडी कह ले, सीनियर कह ले, मैनेजर कह ले, इस तरह से हम मान लेते हैं मैनेजर है, ठीक है, या फिर एचओडी है। क्लियर, तो कोई सीनियर हेड होगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। उसके अलावा एक पर्सन होगा जो कि एक्सपर्ट होगा। किस चीज का एक्सपर्ट होगा, जिस रिक्रूटमेंट के लिए आप आए हैं। जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी के लिए गया हूं, जिस टेक्नोलॉजी के लिए गया हूं तो उस डोमेन का कोई एक्सपर्ट बंदा बैठा होगा जो मुझसे टेक्निकल क्वेरीज करेगा, और बाकी सारी चीजें रिव्यू कौन करेंगे, ये बाकी सारे लोग। तो ऐसा नहीं, आप जब जवाब देते हैं टेक्निकल या किसी भी क्वेश्चन का, तो हर पर्सन को उस चीज का आंसर पता हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसीलिए बिना डरे आपको इंटरव्यू देना है, जो भी चीजें आपको पता है वो क्लियरली बतानी है। क्लियर, और मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग करता हूं, तो मैं जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप क्या करिएगा, एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस 2 आपके कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, ये प्रिपेयर करिएगा अपने इंटरव्यू के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई आपका डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो, उसका रिस्पॉन्ड 24 आवर में किया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।